अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में खुशामदीद। सबसे पहले आज की अहम खबर, आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात 27 जुलाई को हो रहे हैं और कशीदगी भी वहाँ पे बढ़ रही है। आज जो खबरें आई हैं उसके मुताबिक रावला कोट में धरना जारी है। एक्शन कमेटी का 15 जुलाई को मुजफ्फराबाद की तरफ मार्च का ऐलान किया है और इसके साथ साथ एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी नज़र आया है कालदम जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के दरमियान, जब उमर नज़ीर कश्मीरी ने ये इल्ज़ाम लगाया है कुछ दूसरे लीडरान पर कि उन्होंने स्टेज को इस्तेमाल किया पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नारेबाजी के लिए, जिससे हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है। इस दौरान एक मुस्लिम लीग नून का कारकुन भी नक्याल सेक्टर में जाम भाग हुआ है। FIR दर्ज हो चुकी है। इसके अलावा पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर के सदर चौधरी यासिन की इंतखाबी मुहिम के दौरान गाड़ी को आग लगाई गई और शाह गुलाम कादर जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वज़ीर-ए-आज़म के उम्मीदवार हैं उनकी गाड़ी पर भी हमला किया गया। तो टेंशन है काफ़ी। और इस दौरान पूंछ इंतज़ामिया रावला कोट डिवीज़न ने एक प्रेस रिलीज आज जारी की है जिसमें उन्होंने कालदम तंजीम पर इल्ज़ाम लगाया कि रावला कोट और गिरदरवाह के रास्ते इन्होंने बंद किए हुए हैं, जिससे लोगों तक खाने पीने की अशिया नहीं पहुंच रही और उनकी ज़िंदगियां मुश्किल हो चुकी हैं। तमाम सड़कों पर दरख्त काट कर और पत्थर फेंक कर उन्होंने बंद किया हुआ है और ड्राइवर जो ट्रक्स लेके जाते हैं उन पर हमला करते हैं और उनको हरास करते हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि 3 साल से ये कालदम अवामी कमेटी मुसलसल गर्मियों में एहतजाज करती है, जिससे कश्मीर का टूरिज़म तबाह होकर रह गया है और लोगों का, हज़ारों लोगों का रोज़गार उससे वाबस्ता था, जिससे लाखों फैमिलियां सफ़र कर रही हैं। तो ये एक सिचुएशन है वहाँ पे और उम्मीद है कि 27 जुलाई को इंतखाबात पुरअमन हो जाएंगे। इसीलिए आज़ाद कश्मीर की हुकूमत ने वफाक से 4000 FC के एहलकार और रेंजर्स की 7 विंग्स को तलब कर लिया है। हमें भी उम्मीद है कि पुरअमन इंतखाबात होंगे और आवाम के मुंतखब नुमाइंदों को हुकूमत सौंपी जाएगी और फिर इन मसाइल का हल होगा। आज के प्रोग्राम का तारुफ आज के प्रोग्राम में हमारी टॉप स्टोरी टॉप टॉपिक पे होगी और हॉट इशू भी वही होगा और एडिटोरियल का टाइम भी उसी में जाएगा और वो है पाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसी का मुस्तकबिल। बहुत सारे सवालात हैं। दारुल उलूम कराची ने एक फतवा जारी किया मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी साहब ने, जिसमें उन्होंने कहा है कि क्रिप्टो करेंसी के ज़रिए कारोबार जायज़ नहीं है। और लेकिन उसके साथ उन्होंने जो बात हुई है बिलाल बिन साकिब से, जो चेयरमैन है पाकिस्तान वर्चुअल एसेट रेगुलेटरी अथॉरिटी के, उससे लगता है कि कोई रास्ता निकलेगा और मशरूत रास्ता होगा जिसमें क्रिप्टो करेंसी फ्री फॉर ऑल नहीं होगा। कुछ कवानीन बनाए जाएंगे ताकि लोगों का सरमाया ना डूबे, अफरा तफरी ना फैले, क्योस ना हो। इस पर हम बात करेंगे मुफ्ती अब्दुल्ला नजीब साहब जो इस्लामिक स्कॉलर हैं और दारुल उलूम कराची के उस्ताद हैं और शरिया एडवाइज़र हैं अलबरका बैंक के, और JS राव जान शेर खान साहब जो क्रिप्टो एक्सपर्ट हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, उनसे भी, और इस बिज़नेस का उन्हें बहुत तजर्बा है इस ट्रेड का। तो ये है हमारी आज की टॉप स्टोरी, पाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसी का मुस्तकबिल। और इस पर हमें ज्वाइन किया है मुफ्ती अब्दुल्ला नजीब साहब ने, जो इस्लामिक स्कॉलर हैं, उस्ताद हैं दारुल उलूम कराची और शरिया एडवाइज़र अलबरका बैंक भी हैं, और मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी साहब का ये है दारुल उलूम कराची, उसी से ताल्लुक़ है मुफ्ती साहब का भी। और हमें ज्वाइन किया है जान शेर खान, जिनको JS राव के नाम से जो जाने जाते हैं, क्रिप्टो करेंसी के एक्सपर्ट हैं और चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हैं। आपका ताल्लुक़ भी, इस वक्त आप भी कराची में मौजूद हैं, तो इस पर हम बात करेंगे। बात यह है कि जो मुफ्ती तकी उस्मानी साहब का फतवा आया है इस बारे में, उसमें उन्होंने कहा है कि क्रिप्टो करेंसी के जो इसको ख़रीदना जायज़ नहीं है, क्योंकि अब तक की तहकीक और राय के मुताबिक क्रिप्टो करेंसी माल नहीं है, बल्कि महज खाता में फ़र्जी नंबरों का इंदराज है, चाहे वो USDT की सूरत में हो या क्रिप्टो टोकन की सूरत में हो। इसलिए क्रिप्टो करेंसी से खरीदना जायज़ नहीं हुआ, जिसकी वजह से आप इन किताबों के मालिक नहीं हुए। तो ये उन्होंने एक फतवा दिया है, जिसके बाद मुख्तलिफ यहाँ पे राय हैं लोगों की, और पूरी दुनिया में भी हमने जो देखा है उसके मुताबिक भी कुछ ममालिक में, जैसे शरिया रिव्यू ब्यूरो बहरीन है, अमाना एडवाइज़र्स हैं ग्लोबल शरिया एडवाइजरी फर्म, और उनके हेड मुफ्ती फराज आदम जो UK में इस्लामिक फ़ाइनेंस और फिनटेक के कंसल्टेंट हैं, और ब्लॉसम फाइनेंस इंडोनेशिया, ये क्रिप्टो करेंसी को हलाल करार देते हैं। तो आज हम इस पे बात करेंगे क्योंकि बहुत सारे पाकिस्तान में हज़ारों नहीं बल्कि लाखों लोग क्रिप्टो करेंसी का कारोबार कर रहे हैं। उनके लिए ये जायज़ है नहीं जायज़, इस पे एक बहस है। तो मुफ्ती साहब, मैं आपसे पहले बात का आगाज़ कर लेता हूँ। आप फरमाइएगा, ये जो अभी
फतवा आया है, इसके बाद मेरी बिलाल बिन साकिब से आज बात हुई है। उन्होंने तस्दीक की है कि उनकी फ़ोन पे तो गुफ्तगू हुई है मुफ्ती तकी उस्मानी साहब से, लेकिन वो अब मिलने भी जा रहे हैं मुफ्ती साहब से। तो उस मुलाकात में आपके ख्याल में क्या बात हो सकती है, और जो फ़ोन पे बात हुई है उसके बारे में बताइएगा। क्या बिलाल बिन साकिब का मौक़िफ़ क्या है, जो चेयरमैन है पाकिस्तान वर्चुअल एसेट्स रेगुलेटरी अथॉरिटी के? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। जनाब, ये जो फतवा जिसका आप हवाला दे रहे हैं ये तकरीबन 1 माह पुराना फतवा है और किसी किताबों की ख़रीदारी के सिलसिले में दिया गया था। लेकिन हज़रत शेखुल इस्लाम साहब दामद बरकातुहू की राय ये ख़ासी पुरानी है कि क्रिप्टो करेंसी जो है वो दुरुस्त नहीं है और उससे ट्रेडिंग करना जायज़ नहीं है। उसकी वजह बुनियादी ये है कि उसके पीछे कोई असासा नहीं है। तो और इसको माल तसव्वुर करना मौजूदा हालात में ये दुरुस्त नहीं है। अच्छा, आप को इल्म होगा कि हज़रात उलमा किराम जब भी कोई नई चीज़ आती है तो ख़ुद से राय कायम नहीं करते। ज़ाहिर बात है, उससे मुताल्लिक़ जो माहिरीन होते हैं उनसे आरा लेते हैं और उनकी आरा की रोशनी में फिर उस चीज़ को जांचते हैं और फिर अपनी कोई राय देते हैं। चुनाचे हमारे यहाँ दारुल कराची में भी इस पर कई सेमिनार्स हो चुके हैं जिसमें हम क्रिप्टो के मुख्तलिफ़ माहिरीन को अपने यहाँ दावत देकर इस पर गुफ्तगू भी कर चुके हैं। और ज़ाहिरी सी बात है, हज़रत शेखुल इस्लाम साहब एक आलमी शख्सियत हैं, उनके साथ जो है मुख्तलिफ़ लोग इससे वाबस्ता रहते हैं और ऐसे लोगों से उनके मुस्तकिल राब्ते भी रहते हैं। तो ये अगर ये तसव्वुर कोई कर ले कि उन्होंने इसको बग़ैर तहक़ीक़ के किया है तो ये बिल्कुल गलत बात होगी। हज़रत का जो भी फतवा होता है वो तहक़ीक़ की बुनियाद पर होता है और उसके पीछे ऐसे तो किसी ने नहीं कहा मेरे ख्याल में कि बगैर तहक़ीक़ के कहा है। लोगों के सवालात हैं हम क्या करें। जी। तो इसी तरह ये जो उस दिन बिलाल बिन साकिब साहब से जो गुफ्तगू हुई जिसके बारे में आपने सवाल किया, तो उनसे यही हुआ था कि अगर ये हुकूमत एक इदारा बना रही है और इसमें जो है हम मुख्तलिफ़ क़वानीन मुरतब करेंगे, तो हज़रत की उनसे गुफ्तगू में हज़रत ने ये फ़रमाया है उनसे कि अगर इसके पीछे कोई असासे हों और क़वानीन ऐसे मुरतब हों जो शरिया एतबार से मुनासिब हों, दुरुस्त हों, तो इसके बारे में गौर व फ़िक्र किया जा सकता है। चुनांचे सबसे पहले स्टेप पर उन्होंने कहा था कि मैं इसका एक्ट जो है वो आपको भेजता हूँ, यानी बिलाल साहब ने हज़रत शेख साहब को ये कहा कि मैं उनको इससे मुतालिक जो एक्ट हमने तैयार किया है वो रिव्यू के लिए आपको भेजता हूँ, और उन्होंने भेज भी दिया है वो। चुनांचे हज़रत जो है उसको रिव्यू करेंगे और रिव्यू करने के बाद बिलाल साहब ने ये भी कहा है कि हम मुसलसल आपसे राब्ते में रहेंगे और रहनुमाई लेंगे ताकि इसमें अगर कोई जवाज़ की सूरत मिल सकती हो, कोई असासे इसके पीछे मुरतब करके हम इसको ऐसी सूरत में ला सकते हों जो शरीयत के जो उसूल व ज़वाबित हैं उनमें ये उनके पैरामीटर्स में ये आ जाए और हम इसको इस्तेमाल कर सकते हों, तो इस पर गौर किया जा सकता है। ये बुनियादी बात हुई तो है। आपकी बातों से क्या मैं ये मतलब अखज़ कर सकता हूँ कि क्रिप्टो करेंसी का जो कहा गया है इस वक्त उसकी मशरूत इजाज़त मुमकिन हो सकती है अगर एक्ट में वो तमाम शराइत पूरी की गई हों जो शरीयत के मुताबिक हैं? जी देखिए, फ़िलहाल जो फतवा है ना वो तो मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए हज़रत ने नाजायज़ कहा है। अगर मुस्तक़बिल में क्रिप्टो के पीछे कुछ असासाजात आ जाएँ, कुछ एसेट्स आ जाएँ और जो क़वानीन जैसे मुरतब किए जा रहे हैं उन वो दोनों शरिया पैरामीटर्स में आ जाएँ तो इस पर गौर हो सकता है और यकीनन जो है तो मुमकिन तो है ना तब्दीली आ सकती है। लेकिन राय में तब्दीली उसकी सूरत हाल की तब्दीली की वजह से आएगी। यानी इस वक्त जो है क्योंकि उसके पीछे हमें असासे बिल्कुल महसूस नहीं होते, इसीलिए मैं कह रहा हूँ मशरूत हो के असासे पीछे हों। जी हाँ, बिल्कुल सही फरमा रहे हैं आप। ठीक है, मैं बात को आगे ले चल। JS राव साहब, आपने सुना, सबसे बड़ा इशू ये है जो बुनियादी लॉजिक है जिस पे सारा ये बहस हो रही है कि असासे नहीं हैं क्रिप्टो करेंसी के पीछे, जिस वजह से इसमें कारोबार जायज़ नहीं है। आप ज़रा बताएंगे, समझाएंगे कि इसका इलाज क्या है, इसका क्या तरीक़ाकार हो सकता है कि क्रिप्टो करेंसी के पीछे कोई ज़मानत हो असासों की सूरत में, प्रॉपर्टी की सूरत में, जैसे करेंसी में होती है
कि स्टेट बैंक ज़मानत देता है कि जी इसके पीछे हमारा सोना है इतना या चांदी है या कोई भी चीज़ है, तो इस सवाल का जवाब आप कैसे देंगे? ये बहुत आम सवाल है वैसे। सर फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। देखिए, आपका सवाल जो है इटसेल्फ एक नई डिबेट क्रिएट करने जा रहा है, खासतौर पे पाकिस्तान में। मुफ्ती साहब जो इस वक्त मेरे साथ बैठे हुए हैं काबिल एहतराम हैं। मुफ्ती तकी साहब जिन्होंने ये फतवा दिया है वो भी काबिल एहतराम है, हम इज़्ज़त करते हैं उनकी। उन्होंने अपने इल्म के दायरे में रहते हुए ये फतवा दिया, अपनी रिसर्च अपनी तहकीक के हिसाब से उन्होंने ये फतवा दिया, और उसमें एक रास्ता भी उन्होंने छोड़ा है। जैसे मेरे मोजिद साथ बैठे हुए हैं, इन्होंने कहा कि बिलाल बिन साकिब साहब ने एक एक्ट इनको दिया है, और अगर उसमें ये बैकिंग शो करवा देते हैं तो ये इस पे राय चेंज भी हो सकती है। तो इसमें मुफ्ती साहब ने जो है वो रास्ता छोड़ा है, नंबर वन। तो सबसे पहले तो इसलिए रिलैक्स हो जाए जितने भी क्रिप्टो वाले ये देख रहे हैं, क्रिप्टो ऑडियंस इस वीडियो को देखेगी। सेकेंडली आ जाते हैं इस चीज़ पे कि बैकिंग नहीं है। ये जो फतवा दिया गया, इसको इसकी बुनियादी वजह जो बनाया गया है, जो मैंने पढ़ा है, वो ये कि क्रिप्टो जो है वो फर्जी नंबर्स हैं, ठीक है, और इसकी कोई बेसिकली हकीकी ठीक। कोई वैल्यू नहीं है, इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है। अब आ जाते हैं एक चीज़ पे, मुफ्ती साहब बैठे हुए हैं, गालबन इनकी जेब में भी 1,000 रुपए का नोट होगा, आपकी जेब में भी, मेरी जेब में भी। लेकिन मैं यहाँ दावा कर सकता हूँ, यस डेफिनेटली मैं यहाँ दावा कर सकता हूँ कि मेरे वाला जो 1,000 का नोट है वो हलाल है और आपके वाला नहीं होगा। मैं यहाँ दावा कर सकता हूँ, और मैं फैक्ट फिगर्स और लॉजिक के साथ प्रूफ कर सकता हूँ वो किस तरह से। रुपया जो है, रुपया 1,000 रुपए की यहाँ बात हो रही है, रुपया किस चीज से बैक्ड होना चाहिए? रुपया बैक्ड होना चाहिए गोल्ड से, राइट? जो हमारा शरिया भी इसको कहती है कि बैकिंग होनी चाहिए आपकी किसी भी चीज की। अगर इंट्रिंसिक वैल्यू आपने ड्राइव करनी है, उसके दो तरीके हैं, या उसको बैकिंग होनी चाहिए एटलीस्ट गोल्ड की, ज़्यादा या फिर टेक्निकल हो जाएगी जो बात आप कह रहे हैं, मैं समझ गया हूँ। आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर करेंसी आज की वो जी। उसमें कारोबार करना जायज़ है, पेपर करेंसी जो आज हमारे पास है, तो क्रिप्टो करेंसी में भी कारोबार करना जायज़ है, ये कहना चाह रहे हैं आप? सर डेफिनेटली, अगर आप मुझे जस्ट 30 सेकेंड्स दें तो मैं आपके सामने जी जी। CEIC का डाटा रख देता हूँ, जो कि हमें ये कहता है कि पाकिस्तान गवर्नमेंट के पास इस वक्त जो है 64.76 टन गोल्ड है, जिसकी वैल्यू बनती है तकरीबन ठीक है। 9.6 बिलियन डॉलर। पाकिस्तानी रुपयों में वो बनते हैं 2.67 ट्रिलियन, यानी 2.67 खरब रुपया। जबकि पाकिस्तान की M2 मनी सप्लाई में आप देखते हैं सिर्फ नोट यानी करेंसी वो 10 खरब पे गई हुई है, प्रिंट हुई है, और टोटल असासा जात जिसमें डिपॉजिट्स आ गए, सारी लिक्विडिटी हम शामिल कर लेते हैं, तो वो 45 ट्रिलियन यानी 45 खरब रुपया है। गोल्ड कितना पड़ा हुआ है हमारे पास? ठीक 3 है। खरब का भी नहीं है। जबकि हमने प्रिंटिंग कितनी की हुई है, मनी प्रिंटिंग, वो 10 खरब की हुई है। अब मैं यहाँ पे दावा कर सकता हूँ कि मेरे वाला नोट जो है वो गोल्ड से बैक्ड है, आपके वाला नहीं है। मेरे पास पुराने नोट पड़े हुए हैं 1,000 के, तो ये एक नई बहस छिड़ जाएगी। लेकिन एक चीज होती है फिक्का में जिस चीज को कहते हैं तामुल, यानी मेरा इस चीज पे बिलीव है कि मेरी गवर्नमेंट जो है वो इसको रुपये को बैक कर रही है। रुपये पे लिखा होता है ना, हामिल हजा को अदा करेगा, मींस बात खत्म हो गई। गवर्नमेंट इस चीज को बैक कर रही है। गवर्नमेंट वादा कहाँ है। से पूरा, गवर्नमेंट का हेडिक ठीक। है, मेरा हेडिक नहीं है। इसी ट्रस्ट के ऊपर जो है हम 1,000 के नोट की जो इंट्रिंसिक वैल्यू है वो 0 की बजाय 1,000 पे ले गए कि ये 1,000 रुपया है, वरना तो ये एक पेपर का नोट है। हमने इसको 1,000 क्यों माना? क्योंकि गवर्नमेंट इसको बैक कर रही है, गवर्नमेंट ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली। ठीक। सेम इसी तरह से तो गवर्नमेंट ने अगर पिवारा एक इदारा बना दिया। अच्छा, पिवारा जब इदारा बन गया तो गवर्नमेंट राव साहब, ने जी जी। सबसे बड़ा अहम सवाल इस वक्त, बहुत ज़रूरी सवाल है, वो ये है कि आपने कहा कि जो क्रिप्टो जिस तरह करेंसी जिसका जिक्र आप कर रहे हैं, मौजूदा पेपर करेंसी है, उसको हुकूमत बैक कर रही है, और हुकूमत कहती है कि हामले हाजा को हम अदा करेंगे जब भी इसको ज़रूरत होगी। तो लेकिन क्रिप्टो की जो साइंस है, उसकी जो फ़िलासफ़ी है, वो तो है ही ये कि ये नॉन गवर्नमेंट करेंसी है, इसमें हुकूमत कोई नहीं है, किसी हुकूमत का कोई रोल नहीं है। तो फिर इसके पीछे गारंटी कौन देगा, असासा किसका आएगा जब हुकूमत ही नहीं है पीछे इसके? तो सर मैं आपको बताता हूँ, देखिए हमारी क्रिप्टो करेंसी जो है वो बैक्ड हो रही है USDT से, ठीक है, स्टेबल कॉइन।
यूएसडीटी, उसके थ्रू हम परचेज करते हैं। यूएसडीटी इज सेम लाइक यूएसडी, यूएस डॉलर। साथ इसके कंपनी है टीदर, ठीक है। टीदर जो है उतने ही यूएसडीटी मिंट कर सकती है जितना उसके बैक पे यूएस डॉलर है। लेट्स से उसको 1 बिलियन के यूएसडीटी मिंट करने हैं, तो उसकी बैक पे $1 बिलियन जो है वो होना चाहिए, ठीक है। अब $1 बिलियन से अगर वो बैक नहीं है, देखिए इनके प्रॉपर ऑडिट होते हैं। बिग फोर हमारे ऑडिट फॉर्म्स हैं, पीडब्ल्यूसी है, उसका बकायदा ऑडिट रिपोर्ट पड़ी हुई है कि तिधर की बैक पे इतना यूएस लेकिन डॉलर मैं पड़ा हुआ कतर है। कलामी की उसकी माफ़ी कितनी है? चाहता हूँ राव साहब, लेकिन देखिए ना, डॉलर जो है, डॉलर की भी तो वही वही वैल्यू है ना, उसी तरह जिस तरह भी आपने रुपये का जिक्र किया। कितने खरब डॉलर जो छापे हुए हैं अमेरिका ने, और वो मकरूज़ है, और वो कोई चीन के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में पड़े हैं, सिंगापुर में पड़े हैं, ताइवान में पड़े हैं। तो अमेरिका के पास तो असल में उतने डॉलर या उतना सोना नहीं है जितना वो करेंसी जारी कर चुका है। उसी में आपने बिटकॉइन का जिक्र किया, तो बिटकॉइन तो हो गया अमेरिका का डॉलर, उसके पीछे प्रैक्टिकली थ्योरेटिकली स्पीकिंग तो मैं अपना भी जारी कर सकता हूँ, क्रिप्टो करेंसी अपसार कॉइन भी जारी कर सकता हूँ। मैं कहाँ से गारंटी दूंगा? और मेरी गारंटी जो है, लोग जो अगर वो खरीदेंगे मेरी करेंसी, तो उनको कौन गारंटी देगा, कौन इंश्योर करेगा कि मैं, मेरे पीछे असासे हैं जो मैं कॉइन जारी कर रहा हूँ? कोई ये तो एक क्योस हो जाएगा ना। बिल्कुल, ये क्योस हो जाएगा। मैंने कहा ना कि किसी भी चीज की इंट्रिंसिक वैल्यू आप दो तरीकों से ड्राइव करते हैं। एक, गवर्नमेंट उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है, दूसरा उसकी जो है वो बैकिंग गोल्ड से हो। तीसरी एक और चीज होती है ठीक, कि आपकी यूजर्स का ट्रस्ट, यूजर्स का ट्रस्ट, उस चीज ठीक का है, यूज केस क्या है आपके पास, ठीक है। अब हम हैं यूजर्स क्रिप्टो करेंसी के, हमारा उस पर ट्रस्ट है। ये 2009 से ये ट्रस्ट डेवलप होते होते आज 2026 में हम आ गए। यूज केस क्या है? उसका यूज ठीक, केस है हम उसको में ट्रांजैक्शन में, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन में यूज कर सकते हैं। तो ये एक तीसरी ठीक है, वजह बनती है उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू ड्राइव करने की। देखिए, क्रिप्टो के बैक पे क्या है? यूएसडीटी, यूएसडीटी के बैक पे क्या है? यूएस डॉलर, यूएस डॉलर के बैक पे क्या है? गोल्ड। अब फिर यहाँ पे आके क्योस क्रिएट हो जाता है, क्या उतना गोल्ड मौजूद है या नहीं। अब इसमें तीन चीजें, या गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ले, या फिर जो है उतना गोल्ड मौजूद हो, या फिर यूजर्स का ट्रस्ट हो। तो यूजर्स का ट्रस्ट है, तो ठीक, आज जो है वो बिटकॉइन जो है, अभी तक तकरीबन इसको 17 ठीक, साल होने वाले हैं, तो ये एक करेंसी बन चुका है। अब देखें, ठीक है, ये एक ठीक। लंबी डिबेट हो मैं जाएगी, या तो इसकी टाइम दें मुझे। हाँ, जाहिर है, मैं यहीं पे अभी यहीं पे महदूद है कि हमने तीन बड़े अहम नुकात उठाए हैं। मुफ्ती साहब से मैं वो ज़रा शेयर कर लूँ। मुफ्ती साहब, आप फरमाइएगा कि वो कह रहे हैं कि असासे की जो गैर मौजूदगी है वो कमी पूरी करेगी हुकूमत, गारंटी दे, या सोने की गारंटी दे जो भी ये क्रिप्टो करेंसी जारी कर रहा है, या फिर ट्रस्ट हो, एतमाद हो, हामले रुका हाजा जो भी वो कहते हैं उसको, कि वो ट्रस्ट हो। तो क्या आपके ख्याल में शरीयत में या फ़िक़्ह में ये तीनों चीज़ें एक्सेप्टेबल हैं क्रिप्टो करेंसी के लिए, हो सकती हैं अगर हुकूमत इसकी लेजिस्लेशन सही तरीके से करे तो? देखिए, मौजूदा सूरत में जो हमारी तहकीक और जो माहिरीन से हमारी गुफ्तगू हुई है ना, उसके पीछे ये सिर्फ नंबर्स का खेल है। और ये ज़्यादातर अब तक जो देखा है कि गलत कामों में, सट्टेबाजी में और इस तरह की चीज़ों में इस्तेमाल ज़्यादा हुआ है इसका। लिहाजा इसीलिए हज़रत ने भी इसी पर फोकस किया है कि अगर इसको जो है आप एसेट बैक करें और गवर्नमेंट की रूलिंग्स बाकायदा इसमें मौजूद हों और उसकी कवानीन मुरतब हो, तो फिर इस पर गौर किया जा सकता है। अब इस वक्त मैं मतलब ये माशाल्लाह जानशेर साहब जो हैं ये भी बड़े माहिर हैं, तो ऐसे माहिरीन को या और जो बिटकॉइन से मुताल्लिक़ महारत रखते हैं इसकी मालूमात में, बिलाल साकिब साहब यकीनन ऐसे लोगों से रब्ता करके हज़रत को उनके व्यूज़ बताएंगे, उनके सामने लाएंगे, तो हज़रात उलमाए किराम दूसरे उनके सामने आएंगे, तभी इस पर राय कायम की जा सकती है। मैं इस वक्त सिर्फ इस वक्त की मामूली गुफ्तगू से बग़ैर गौर व खौस किए हुए सारे पहलुओं को सामने रखे हुए कोई राय देना मेरे लिए मुमकिन नहीं है। लिहाजा जो बात उसूली है, मैं खाली उसको अर्ज़ कर रहा हूँ कि जो है अगर वहाँ पर असासाजात हों और गवर्नमेंट की रूलिंग्स हो तो उस पर गौर किया जा सकता है। ठीक है राव साहब, ये बात तो बड़ी लॉजिकल है। मेरा ख्याल है जिस तरह की बहस शुरू की गई है
सोशल मीडिया पे और इधर उधर, और उसमें फिर माजी की बातें भी ले आए कि जब लाउड स्पीकर ईजाद हुआ था तब भी उलमा ने मुखालफत की थी, जब कैमरा आया तब भी मुखालफत की, अब ये है करेंसी, पेपर करेंसी आई तब भी मुखालफत की, प्रिंटिंग प्रेस आया तब भी मुखालफत की, और अब भी। तो मेरा ख्याल है कि बड़ी ही लॉजिकल बात की है मुफ्ती साहब ने कि अगर हुकूमत कोई पीछे गारंटी दे, असासे हों कोई, और कोई ये सट्टेबाजी सिर्फ सट्टेबाजी के लिए इस्तेमाल ना किया जा रहा हो, बाकी काम भी हो, तो इस पर तो कोई हतमी राय तो नहीं है उन्होंने दी। ये बात तो उन्होंने की है कि हतमी राय तब होगी जब ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट इंश्योर करवा देगी, उसके बाद इसके लिए कारोबार हो सकता है। तो आपको इससे तसल्ली हुई है? सर मुझे देखें, तसल्ली इसलिए नहीं है कि मैं तो ये कह रहा हूँ, मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क क्रिएट कर दिया आप सबके लिए कि हमारा तो रुपये भी प्रॉपरली बैक नहीं किया हुआ गवर्नमेंट ने गोल्ड से। गवर्नमेंट कैसे गारंटी दे रही है? गवर्नमेंट कल को कैसे पूरा करेगी? मैंने आपको इतना डिफरेंस बता दिया। M2 मनी सप्लाई में 45 खरब किधर, जो प्रिंटिंग और सारा कुछ मिला के, और आपका असल गोल्ड जो पड़ा हुआ है वो 3 खरब का भी नहीं है। तो 42 खरब जो है वो हवा में है। गवर्नमेंट कल को कहाँ से पूरा करेगी? अगर गवर्नमेंट या तो देखे ना, फिर जो शराइत रख रही है, जो दारुल उलूम कराची ने जो शराइत रखी है, फिर वो वैलिड है, सॉलिड है ना, लॉजिकल हुई ना कि ये सारा पहले ही हम इतने सफ़र कर रहे हैं करेंसी की वजह से, पेपर करेंसी की वजह से, तो मज़ीद क्रिप्टो करेंसी अगर आ रही है तो कोई तरीके से आए, कोई तौर तरीका हो, कोई कानून हो, हुकूमत उसके पीछे हो, कोई ट्रस्ट हो, सोना हो, तो बात तो अच्छी की है ना फिर मौलाना हजरात ने। देखें, सब मेरे लिए, जितने भी मौलाना कराम हैं, सब मेरे लिए काबिल एहतराम है। पहले मौलाना कराम इस मसले को हल कर दें कि जो 42 खरब रुपए का जो डिफरेंस है, तो ये क्या है, इसको हम क्या कैटेगराइज करेंगे, ये हलाल है या हराम है? देखिए, मैं कह सकता हूँ कि मेरे दादा अबू छोड़ के गए थे 1000 का नोट, उस वक्त तक बैक हो रहा था गोल्ड से प्रॉपरली, तो वो वाला हलाल है। और आजकल जो न्यू प्रिंटिंग है वो हराम है, क्योंकि 42 खरब रुपए का डिफरेंस है। गवर्नमेंट ने 42 खरब की बैकिंग नहीं शो की हुई। देखिए, आपका स्टेट बैंक का डाटा शो कर रहा है आपके पास 3 खरब से ज्यादा का गोल्ड नहीं है। प्रिंटिंग और सारे डिपॉजिट्स, हर तरह की लिक्विडिटी मिला के वो 45 खरब पे खड़ी हुई है। 42 खरब का डिफरेंस गवर्नमेंट के सिर्फ ये कह देने से कि हम हामिल हजार को अदा करेंगे, तो ये तो गैप क्रिएट हो गया ना। हामिल हजार को करेगा, लेकिन अभी ये देखिए, ये तो फिर हम पेपर करेंसी की तरफ चल पड़े ना। अभी तो बात हो रही क्रिप्टो करेंसी की, क्रिप्टो करेंसी के पीछे तो कोई हुकूमत भी नहीं है ना, उसके पीछे हुकूमत तो है, माड़ी मोटी अच्छी बुरी भली हुकूमत है तो सही ना, क्रिप्टो के पीछे तो वो भी नहीं है। ये मसला तो ये है। पिवारा है ना, पिवारा क्यों बना? देखें, जैसे रुपये को बैक किया हुआ है, ऐसे क्रिप्टो को भी पिवारा बैक करेगा। 2025 में आ गया ना पिवारा, ठीक है। अब ये अपना स्टेबल कॉइन भी लॉन्च करने जा रहा है हमारा। मैं मेरा ख्याल है राव साहब, मैं एक ब्रेक ले लूँ, ये बात ज़रा लंबी हो रही है, तो ब्रेक के बाद दोबारा आता हूँ मैं, और फिर मुफ्ती साहब से बात करते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। देखिए, ब्रेक पर जाने से पहले बात हम हो रही थी, जो राव साहब फरमा रहे थे, पेपर करेंसी की तरफ बात चली गई है। मुझे राव साहब आपसे एक सवाल करना है, मुफ्ती साहब भी सुन रहे होंगे, वो जवाब देंगे आपने जो पॉइंट उठाए हैं पेपर करेंसी के बारे में। लेकिन बिटकॉइन के बारे में आपने कहा कि इसके पीछे US डॉलर है, मान लिया। एथेरियम है एक क्रिप्टो करेंसी, इसके पीछे कौन है? सोलाना के पीछे कौन है? एडा के पीछे कौन है? डॉज के पीछे कौन है? ट्रंप फैमिली खुद अपनी एक क्रिप्टो करेंसी निकाल रही है, उसके पीछे कौन है? आप कह देंगे ट्रस्ट है। तो ऐसे कल मैं ये तो बात फिर वही आ जाएगी कि अगर हुकूमत कोई ज़मानत नहीं देती, गारंटी नहीं देती, कोई लॉ नहीं बनाती, तो फिर तो क्योस है ना, फिर तो मैं भी करेंसी निकाल लूँगा, आप भी निकाल लेंगे, ये मेरा कैमरामैन भी निकाल लेगा, तो फिर तो हर कोई करेंसी निकालेगा और बेचेगा और फ्रॉड करेगा। कैसे इससे रोके? तो मुफ्ती हजरात तो ठीक कह रहे हैं फिर बात। सर देखें, इसमें कैटेगराइज किया जाएगा इसको, ऐसा नहीं कि हर करेंसी को ही जो है करेगा वो गवर्नमेंट करेगी इसको। और अभी भी देखें, अब मैं यूजर हूँ, तो यही बात तो मुफ्ती हजरात भी कह रहे हैं। देखें, मैं आपको एक चीज क्लियर करूँ। आपने क्वेश्चन रेज किया, आपका कैमरामैन हो गया, आप हो गया, मुफ्ती साहब कोई भी कॉइन लॉन्च करेगा, उस पर ट्रस्ट डिवेलप कैसे होगा, उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू हम कैसे ड्राइव करेंगे, ठीक है। ये काफी सारे सवाल आते हैं। ऐसे तो नहीं ट्रस्ट, जब तक आप उसका यूज केस नहीं डिफाइन करेंगे। आप
इटसेल्फ उसके पीछे अगर कोई बैकिंग नहीं शो कराएंगे तो हमारा उसके ऊपर कोई ट्रस्ट नहीं आएगा, हम उसको बाय सेल नहीं करेंगे। बिटकॉइन जो है, बिटकॉइन पे एक ट्रस्ट है, बिटकॉइन की सप्लाई जो है वो लिमिटेड है, उसकी सप्लाई डिक्लेयर है और ऐसे हवा में नहीं क्रिएट किया जा सकता। उसकी सप्लाई, उसकी डिमांड और सप्लाई की वजह से उसके ऊपर एक ट्रस्ट बना। उस ट्रस्ट की बेस पे आज से तकरीबन 17 साल के अंदर अंदर उसकी एक इंट्रिंसिक वैल्यू इटसेल्फ उसके यूजर ने जो है वो बना ली हुई है। ठीक है, अभी उसकी जो भी वैल्यू चल रही है, स्पेकुलेशन का फैक्टर इसमें से निकाल दें, ठीक है, कि कोई भी एसिड है वो दिन में 20% ऊपर गया नीचे गया। अब इस बहस में अगर आते हैं, ठीक है, तो अब मुझे बताएं जो आपकी शेयर मार्केट है, शेयर मार्केट के बारे में जो है ये बहस कहीं की कहीं निकल जाएगी। ये ठीक है। तो एक मैं प्रॉपर पैनल बैठा हो ना, मैं बस तो उस बस पे बस सवाल यही जवाब हो। ये थोड़ा सा मुझे माजरत के मैं कतई कलामी करूं, लेकिन बात फैल जाएगी। ये वाला पॉइंट मैं मुफ्ती साहब से पूछना चाहता हूं, लेकिन आप एक सिर्फ मुझे मुख्तसरन जवाब दीजिएगा पहले राव साहब, कि अगर जो आप बात कर रहे हैं, आप रेगुलेशन की बात कर रहे हैं, रेगुलेटरी अथॉरिटी की बात कर रहे हैं, आपको हुकूमत को बीच में लाने की बात कर रहे हैं, तो क्रिप्टो करेंसी की जो फ़िलासफ़ी है वो तो यही थी कि ये बियॉन्ड द गवर्नमेंट के जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उससे बियॉन्ड दैट होगी, किसी हुकूमत का इस पे अमल दखल नहीं होगा। तो आज़ाद जैसे डिजिटल मीडिया है या डिजिटल एज है, इसी तरह डिजिटल करेंसी भी होगी। तो जब आप रेगुलेटरी अथॉरिटी को अंदर ले आएंगे तो वो आज़ादी करेंसी की तो ख़त्म हो जाएगी ना, फिर वैसी तो नहीं रहेगी। ये दुरुस्त है बात? देखें, अभी ये मुफ्ती साहब ने भी ये क्वेश्चन रेज किया था कि ये जो ये सट्टाबाजी का फैक्टर इसमें से निकाल देना और इसमें मनी लॉन्ड्रिंग का ये फैक्टर निकाल देना और इसको प्रॉपर जो है वो एज ए करेंसी लेके चलना, उसके लिए गवर्नमेंट की जो है वो बैकिंग की ज़रूरत है हमें। ठीक है, और देखिए ये वक्त की ज़रूरत है। उस वक्त जो था, उस वक्त इसको जो बनाया गया था वो इसीलिए बनाया गया था कि गवर्नमेंट इन्वॉल्व ना हो, इंडिपेंडेंट हो। लेकिन उसके फिर नुकसानात जी हम लोगों ने जी भी, मुफ्ती साहब ने भी जिक्र किया, उसके नुकसानात हमें क्या हुए, मनी लॉन्ड्रिंग हुई, पता नहीं कहाँ कहाँ किस किस पर्पज के लिए इसको यूज किया गया। तो दुनिया ने बैठ के ये कहा कि सारी सारी दुनिया की यहाँ बात करेंगे, पाकिस्तान की नहीं, तो जितने भी एक्सपर्ट हैं या इसके यूजर्स हैं या इसके कस्टोडियंस हैं, उन्होंने ये डिमांड की बकायदा कि इसको जो है ठीक है। गवर्नमेंट बैक कर दिया जाए। अब यूएस ने इसको जो है बैक कर दिया, उनकी सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ने ठीक। इसको प्रॉपरली जो है वो बैक कर लिया है। हमारी सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन भी इसको ऑन करेगी और आहिस्ता आहिस्ता ये बैंकिंग सिस्टम का भी पार्ट बन जाएगा। ये मुफ्ती साहब की बहुत प्यारी बात थी इसमें कि ठीक। सट्टेबाजी का जो इसमें से जो एक फैक्टर है ना, वो निकल जाएगा जब ये पाकिस्तान में प्रॉपर तरीके से रेगुलेट होगी। मैं अपना पैसा किसी ऐसी अब बस जगह उसी नहीं का दे तो सकता, हाँ जी, जहाँ ठीक ये उसी का मनी इंतजार लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं ना कि होगी, ये हुकूमत सारा क्या हिसाब करती है कि देना पड़ेगा। सट्टेबाजी के फैक्ट्री का, ठीक मनी लॉन्ड्रिंग का। मुफ्ती साहब, ये आपने गुफ्तगू सारी सुनी, राव साहब की बड़ी बड़ी नॉलेजेबल गुफ्तगू की है। मुझे उम्मीद है कि हमारे नाजरीन को भी बहुत इससे नॉलेज मिला होगा। तो आप फरमाइएगा, क्या आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से मुतमिन हुए हैं इससे? और दूसरा, उन्होंने जो सवाल उठाए हैं, मुझे जो समझ आई है कि क्रिप्टो करेंसी पे ये एतराज़ होना कि उसके पीछे कोई असासा नहीं है, उसमें वज़न कम है, क्योंकि जो पेपर करेंसी है उसके पीछे भी उतने असासे नहीं है जितनी वो गर्दिश में है। और स्टॉक मार्केट में जो शेयर का कारोबार होता है वो भी इन अ वे सट्टेबाजी कहा जा सकता है। अगर ये दोनों काम हो रहे हैं तो क्रिप्टो पे एतराज़ उतना लॉजिकल नहीं है। इन दो पॉइंट्स पे आप ज़रा फरमाइएगा। देखिए, एक बात तो ये है कि जैसे आप भी फरमा रहे हैं ना, सोने रुपए के पीछे सोना नहीं है इतना, ये बात दुरुस्त है। और ना ही सोने का तसव्वुर अब किया जाता है, ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज है और इसको मोतबर इसलिए समझा जाता है, समन के तौर पर इसलिए लिया जाता है कि गवर्नमेंट की बैकिंग है इसके ऊपर। तो यही मैंने अर्ज़ किया कि क्रिप्टो के सूरत में हज़रत शेख साहब ने जो फरमाया है कि उसके असासाजात हों, और बात घूम फिर के वहीं आ रही है कि और उसकी गवर्नमेंट के क़वानीन हो। देखिए, जो हमारे अजीज़ साथी इसके बड़ी उन्होंने हासिल गुफ्तगू फरमा रहे थे, साथ ही साथ ये भी ज़रूरी है कि जो शरिया के पॉइंट्स हैं ना, वो उन्हीं हज़रात को
समझने की ज़रूरत है जो इसके माहिरीन हैं। उनके साथ बैठ कर जब हम खुद अगर कोई पॉइंट को समझ लें या समझें कि यही उसूल है, वो बाज़ दफ़ा गलत निकल आता है। तो ज़रूरी यह है कि ऐसे लोगों के साथ, हज़रात उलमाए किराम के साथ ऐसे माहिरीन साथ बैठें, अपने पॉइंट बताएं। हो सकता है वो पॉइंट ये समझ रहे हों कि शरिया का उसूल हो, हालांकि उसके साथ जोड़े 4 उसूल और भी मौजूद हों जिसको शरिया के माहिरीन उस वक्त बैठ के देखेंगे। तो इस वक्त यहाँ पर बैठ कर तो ये गुफ्तगू इससे नहीं होगी। ये तो ज़रूरी ये है साथ बैठें, माहिरीन भी बैठेंगे और हज़रात उलमाए किराम भी बैठेंगे, और जब वो दोनों अपने अपने पॉइंट्स को लाएंगे और खुले जहन के साथ बैठेंगे कि हमने इस बात को, जो चीज़ गलत है उसको गलत समझना है और जहाँ तक गुंजाइश है उसको गुंजाइश में रखना है। तो इस तरह जब बैठ के गुफ्तगू होगी तो वो यकीनन किसी मुस्बत नतीजे पर पहुँचेगी और उसी में फ़ायदा है और इसी में करना चाहिए। और इसी बात को बिलाल बिन साकिब साहब ने जो है वो अपनी ट्वीट में भी ज़ाहिर किया है कि हम आगे हज़रात उलमाए किराम के साथ और माहिरीन के साथ बैठकर ये काम करेंगे। हज़रत को भी उन्होंने यही फरमाया है कि मैं आपके साथ वक्तन फ़वक्तन राब्ते में रहूँगा। उनके साथ गालिबन कोई मुलाकात का वक्त भी शायद उन्होंने तय करने की कोशिश की है और उसके बाद जो हमारी तहकीकात सामने आएंगी वो आपसे शेयर होंगी। जाहिर ही बात है कुछ को जब दोनों चीज़ें सामने होंगी और दोनों माहिरीन और वो बैठ के करेंगे तभी किसी नतीजे पर पहुंचते हैं। आपने एक बात फरमाई थी कि हज़रात उलमाए किराम पर एक आता है कि लाउड स्पीकर को पहले जायज़ नहीं कहा और फिर जायज़ कर दिया। बात यह है कि जब भी कोई तहकीक आती है ना, हज़रात उलमाए किराम अपने पास से कुछ नहीं कहते, वो उसकी माहिरीन से ही रुजू करते हैं। लाउड स्पीकर का मसला है, मैं आपको बताऊँ, जिस पर लाउड स्पीकर आया, बाज़ लाउड स्पीकर के माहिरीन की राय ये थी कि माइक से निकली हुई आवाज़ पहले एम्पलीफायर में जाके रिकॉर्ड होती है और वो रिकॉर्डेड वॉइस लाउड स्पीकर से निकलती है। तो हज़रात उलमाए किराम ने उसकी वजह से नाजायज़ कहा और ये फतवा आज भी मौजूद है बिल्कुल अपनी जगह, इसमें कोई तब्दीली नहीं आई। लेकिन माहिरीन की अपनी राय तब्दील हुई। तो जब तक माहिरीन, हज़रात उलमाए किराम को तो अप्रिशिएट करना चाहिए कि वो अपने पास से नहीं करते, बल्कि कहा जा रहा है कि पहले एक चीज़ को नाजायज़ कर देते हैं और फिर जायज़ कर देते हैं। अरे भाई, पहले माहिरीन से ही तो पूछ के करते हैं, अपने पास से तो उन्होंने कोई राय नहीं कायम की। माहिरीन से पूछा, उनके पास से उनकी राय के मुताबिक कि अब अगर माहिरीन की अपनी राय में इख्तिलाफ आ रहा है तो जाहिर बात है फतवा तो उसी के मुताबिक आएगा ना। अगर एक शख्स जो माहिर है उसकी राय कुछ और है, दूसरे माहिर की कुछ और राय है, तो जो मुफ्ती साहब हैं वो जिस माहिर की राय सुनेंगे उसी के मुताबिक फतवा भी देंगे। तो इससे हमें इस पे आना चाहिए कि जो माहिरीन हैं और हज़रात उलमाए किराम हैं ये साथ बैठें, माहिरीन अपनी महारत बयान करें और हज़रात उलमाए किराम को उनके फ़िक़्ह के जो उसूल ज़वाबित हैं उसके मुताबिक उसकी रोशनी में राय कायम कर देते हैं, तभी जो है हम इसके एक मुस्बत नतीजे पर पहुंच सकेंगे। बहुत मुस्बत बात की है मुफ्ती अब्दुल्ला नजीब साहब और JS राव साहब, आप दोनों हजरात का बहुत शुक्रिया, बहुत नॉलेजेबल और दोनों ने अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया है और एक अच्छे तरीके से कैसे इशू पे जिसमें शरीयत और फ़िक़्ह इन्वॉल्व है और इस्लामिक वे ऑफ लिविंग जिसके साथ जुड़ा हुआ है, उस पर आपने देखा कि हमने इस प्रोग्राम में बात की है और लोगों के ज़हनों पे जो सवालात थे उनके जवाबात भी हमने कुरान और सुन्नत की रोशनी में और जो मौजूदा दौर का इल्म है उसकी रोशनी में हासिल करने की कोशिश की है। एंड में नतीजा यही है कि दोनों तरफ बैठेंगी और कहीं भी दरवाजे खिड़कियां बंद नहीं हैं, ना मुफ्तियान इकराम की तरफ से और ना ही मॉडर्न जो क्रिप्टो करेंसी के एक्सपर्ट्स हैं उनकी तरफ से। दोनों ही ये कह रहे हैं कि ऐसी चीज़ होनी चाहिए जिससे तमाम जो कवानीन हैं उनकी पासदारी भी हो और अवाम को नुकसान भी ना पहुँचे। इसलिए हुकूमत की इन्वॉल्वमेंट पे भी माने हैं एक्सपर्ट और मुफ्तियान इकराम ने भी कहा कि माहिरीन अगर नई राय लेके आएंगे किसी चीज़ के बारे में तो हम इतना क्लोज डोर नहीं हैं कि हम अपने फतवे को ना बदलें। तो आने वाले दिनों में उम्मीद है कि ये सारा मसला हल हो जाएगा। आज के प्रोग्राम का हमारे का वक्त ख़त्म हुआ और इंशाल्लाह अगले हफ्ते आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़ एंड गुड नाइट।